नमस्कार। मेरा नाम नवनाथ है, नवनाथ देवकर। और आज हमें फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल के प्लेटफॉर्म पर इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग हाजिर हैं। नवनाथ जी, आप म्यूट में हैं। मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ, ये तो है आवाज। यस यस, ग्रेट। सो मैं नमस्कार करता हूँ सब लोगों को वापस से। मेरा नाम नवनाथ है, नवनाथ देवकर। और आज हम लोग इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बहुत चीजें आज हम लोगों को पता करनी है। और इसके लिए आज हमारे साथ में नागेश्वरा राव, जो चिप मैनेजर रह चुके हैं नाबार्ड्स में। चलिए आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ बातें करना चाहूंगा आपके साथ। एक छोटा सा कोट मुझे याद आया है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। वापस से आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत है। मैं वेलकम करना चाहूंगा। हमारे प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि व्हाट इज द फीप फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान के लेंगे। आज का जो सेशन का नाम है यूनाइटेड वी गेन एफपीओज एंड ओएफपीओज। एफपीओ का मतलब है फेडरेशन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड OFPO is off farm ये producer। सब मिला के हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे गेन कर सकते हैं रहेगा। यस सर, यस सर। इसके लिए हमारे साथ है नागेश्वर राव देशू साहब, जो चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं। आगे हम लोग जाएंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन प्रोफेशनल, जिसको हम लोग नॉन पॉलिटिकल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2020 अक्टूबर में हो चुका है। और इसका ऑब्जेक्टिव है इट्स प्रोपेल अ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस मूवमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। जो भी छोटे मोटे बिजनेसेस है, उनका जो मूवमेंट्स हो रहा है पूरे देश भर में, ये बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, उसका इंप्रूवमेंट्स कैसे होगा, ये बिजनेस के ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, आज के डेट में ये बिजनेसेस कैसे वर्किंग कर रहे हैं, इसके ऊपर काम करने के लिए बेसिकली ये प्लेटफॉर्म का फाउंडेशन हम लोगों ने किया। बेसिकली FIP is the voice of the Indian businesses and industries. It serves and its members from the Indian private and public corporate sectors. यहाँ पे इंडिया के जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स एंड पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, वहां से मेंबर्स यहाँ पे जुटे हुए हैं। FIP provides a platform for the networking and collaborations. यहाँ पे नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस के लिए हम लोग काम करते हैं। यस, हमारा बहुत बड़ा विश्वास है कि हेल्प योरसेल्फ बाय द हेल्पिंग अदर्स। लोगों को हेल्प करके आप खुद को हेल्प कर सकते हो। यस, बिजनेस इज अबाउट द सॉल्विंग द पीपल्स प्रॉब्लम्स। लोगों के प्रॉब्लम्स अगर आप सॉर्ट आउट करते हो तो उसी जगह पे आपका बिजनेस बनता है। बिजनेस मतलब क्या है? एक प्रोडक्ट दूसरे को देना है, बेचना है, सर्विस दूसरे को बेचना है। हम लोग सर्विस बेचते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, मतलब क्या करते हैं? तो लोगों के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं। और ये जो हेल्पिंग का जो साइकिल है, ये साइकिल जब कंप्लीट होता है तभी आपका बिजनेस बनता है। और ये बिजनेस बनने के बाद आपके पास प्रॉफिट भी आता है। हमारा जो स्ट्रैटेजी है वही है हेल्पिंग द पीपल्स। ये स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इसके साथ साथ में इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वहां पे भी हम लोग काम करते हैं, जैसे कि सेल्स है, टेक्नोलॉजी है, टीम बिल्डिंग है, रिक्रूटमेंट्स है। ऐसे बहुत सारे चीजों के ऊपर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और हमारा फाइनली गोल है कि बिजनेस को ग्रो करना, बिजनेस प्रोफेशनल्स को डेवलप करना, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। और ये इंडस्ट्री अगर आपकी ग्रोथ होती जाती है ना,
तो इंडस्ट्री के साथ साथ में अपनी कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रोथ होती है। तो फाइनली इंडस्ट्री के साथ में हमारा इकोनॉमिकल भी डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, और इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा तो इनडायरेक्टली हम लोग हमारे नेशन के लिए काम करते हैं। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल आउटलुक देखना है तो वहां पे अलग अलग एक्सपर्टीज आपके पास होने चाहिए, बिजनेसमैन होने चाहिए, प्रोफेशनल्स होने चाहिए, और ये सब बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज डिलीवर होनी चाहिए बाय प्रोफेशनल। यस, फिफ्थ के प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिपेंडेंट फोरम्स बनाए हुए हैं जो प्रोफेशनल पीपल्स है, जैसे कि पैन इंडिया 40,000 प्लस जीएसटी प्रैक्टिशनर्स फिफ्थ के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ में इंडस्ट्रियल पीपल्स भी फिफ्थ के साथ जुड़े हुए हैं, और आज के डेट में 1500 से ज्यादा आईटी कंपनीज फिफ्थ के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल पीपल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट्स मिलता है। उनको एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उसको लिए बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करना है मतलब क्या है, अपना प्रोडक्ट सर्विसेज का सेल्स बढ़ाना है, और ये सेल्स बढ़ाने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग आते हैं, एक दूसरे को रेफरल्स देते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। जहां पे भी जिस भी बिजनेस ओनर के पास प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसको कनेक्ट कर देते हैं सही प्रोफेशनल से, सही एक्सपर्ट से, कि जो एक्सपर्ट उसके बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करे, उसको ओवरकम करे। इसी तरह से जो कॉमन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स है उसको भी हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। इसके साथ साथ में कोई भी बिजनेस बनता है तो वो पर्सन से बनता है। अगर जो बिजनेस में जो पीपल्स है वो पीपल्स डेवलप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस भी डेवलप होता है। इसके लिए हम लोग बिजनेस ओनर के पर काम करते हैं, उसके पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ का भी डेवलपमेंट होना जरूरी है, ये हमारा मानना है। तो इसमें पर्सनल डेवलपमेंट में सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ नॉलेज है, उसका टैलेंट जो है उसको टैलेंट को एक वे दिखाना है, उसमें जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बाहर निकालना है। हर एक आदमी के पास उसके खुद के ड्रीम्स होते हैं, और ड्रीम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है। इसके साथ साथ में कोई भी बिजनेसमैन रहेगा तो उसका प्रोफेशनल लाइफ भी होता है, वो प्रोफेशनलिज्म डेवलपमेंट की भी उसको जरूरत होती है, उसमें कंटिन्यूअसली लर्निंग ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये लर्निंग यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे कंसल्टेशन मिलता है, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिसेस यहाँ पे हम लोग करके लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टडीज मटेरियल्स अवेलेबल है और वहां से उसका इंप्रूवमेंट्स होता है। तो इसी तरह से हम लोग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी काम करते हैं, उसके ऊपर भी काम करते हैं। और अगर हम लोग इसके आगे जाके अगर देखेंगे तो मैं बोलूंगा कि इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप मजबूत है तो आपको कोई भी कम नहीं पड़ता है, सब चीजें इजी हो जाती है। और अगर आपका रिलेशनशिप आपको डेवलप करना है तो क्या क्या करना चाहिए। अगर इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है। कहीं पे भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर वो उसका मैनेजमेंट नहीं अच्छी तरह से हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है और उससे बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। तो इसलिए एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कोई भी इंडस्ट्री में या किसी के भी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ में रिलेशनशिप विद द सेल्फ एंड अदर्स, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, सेल्फ अवेयरनेस है, कोलैबोरेशंस है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के एरियाज पे हम लोग काम करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में लर्निंग है, इंप्रूवमेंट्स है, जो रिलेशंस हम लोग बना रहे हैं उसको मेंटेन करना है। तो ये सारे एरियाज हैं, वो एरियाज के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ता है, तभी हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसको हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके से मिशंस रखते हैं, अलग अलग रिसर्च हो जाता है, अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस होती है, वहां पे टीम वर्क है, अलग अलग तरह के स्किल्स डेवलपमेंट है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है बिजनेस करने में। अगर उसके ऊपर अगर अच्छी तरह से हम लोग कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग ग्रो करेंगे। इसके साथ में जो जैसे कि मैंने बताया इससे पहले कि बिजनेस चैलेंजेस के ऊपर हम लोग काम करते हैं, उसमें बिजनेस स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग है, रिक्रूटमेंट्स है, मैनेजमेंट है, सेल्स है, टेक्नोलॉजी वाइज है।
तो बहुत सारे चैलेंजेस इसके अंदर भी होते हैं, सब चैलेंजेस भी है। तो ये चैलेंजेस बेसिकली हर एक बिजनेस में आते हैं, और ये चैलेंजेस के ऊपर जब तक हम लोग काम नहीं करते तब तक आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो ये ओवरकम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग एक्सपर्ट्स लोगों को वहां पे अपॉइंट्स करते हैं, और उस बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक्सपर्ट के साथ 1 to 1 डिस्कस करके अलग अलग एरिया पे ऊपर हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से हम लोग इंडस्ट्रियल अवेयरनेस में ये एवरी सैटरडे इवनिंग 5 बजे सेशन लेते हैं, और ये सेशन में हम लोग एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं। एक्सपर्ट्स उसका खुद का एक्सपीरियंस, नॉलेज, एजुकेशन यहाँ पे हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर आके हम लोगों को नॉलेज देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, हमारे साथ बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और इसमें से बहुत सारी चीजें, हमें जो चीजें पता नहीं होती वो चीजें हम लोगों को मिलती है। अगर हम लोग डे टू डे बेसिस पे अपडेट नहीं रहेंगे तो जल्दी ही किल हो जाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है, कुछ डेवलपमेंट करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है, तो डे टू डे बेसिस पे अपना नॉलेज हमें अपग्रेड करना ही पड़ेगा। सो अभी तक जितने भी सेशंस लिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट बाय शॉर्ट उसको गो थ्रू करेंगे। जो सबसे पहला हम लोगों ने सेशन लिया था, अघटित काळात सुनियोजित प्रगति, द वे ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज। पेंडेमिक सिचुएशन में भी हम लोग सही तरह से कैसे डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, उसके ऊपर ये सेशन था, जो फर्स्ट सेशन था। उसके बाद में हम लोगों ने बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम्स, सुनील जोशी साहब ने ये सेशन लिया था, ये सेशन लिया है। उसके साथ में योगेश जी कोहिनकर सर ने, जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस कंप्लायंसेस के ऊपर सेशन लिया है। सीए मयूर मंत्री साहब ने डेवलपिंग बिजनेस मॉडल्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर सेशन लिया। संजय जी मेरगल साहब ने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर सेशन लिया था, और ये सेशन में हम लोगों ने उसका इंपॉर्टेंस जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो भी सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, तो उसमें क्वालिटी मेंटेन करना है। तो वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, वो सारी चीजें ने उसमें कैसे सिस्टम्स डेवलप करते हैं, कैसे ऑटो पायलट के ऊपर हम लोग हमारा बिजनेस लेके जा सकते हैं, ये चीजें संजय साहब ने सही तरह से हम लोगों को सिखाई। उसके साथ में हम लोगों ने इंश्योरेंस का अवेयरनेस देखा, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है बिजनेसेस में। इसमें सेशन लिया था अविनाश जी चौहान एंड अमर जी सुरडी साहब ने। उसके बाद में निकिता जी ओरानी डिजिटल मार्केटिंग फॉर द बिगिनर्स के ऊपर सेशन लिया, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम लोगों ने उसमें देखी। इसके साथ में एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज योगेश जी उंडे साहब ने हमारे साथ शेयर किया है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका परफॉर्मेंस अगर बढ़ाना है तो उसको कैसे बढ़ाए। तो एक सही मायने में बिजनेस ओनर को डेवलप होना है तो उसके लिए क्या क्या चीजों के ऊपर काम करना चाहिए, ये चीजें हम लोगों ने उस सेशन में सीखी थी। और 10वां सेशन था रिस्ट्रक्चर बिजनेस थ्रू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। प्रमोद जी लड्डा साहब ने ये सेशन लिया था। हम लोग देख रहे हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन है आज के डेट में, और इससे पहले भी हर एक बिजनेस में अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं, और वो बिजनेसेस जो पैसा लिया हुआ है बैंक का वो टाइम पे नहीं दे सकता है। उस टाइम पे वो कंपनी बंद हो जाती है। जो भी कंपनी में एसेट्स है, वो कंपनी का एसेट्स बैंक परचेस कर लेती है, लिलाव कर देती है और वो बेच देती है। तो वहां पे हम लोगों को वापस से सर्वाइव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि जिस कोड के अंदर हम लोग हमारा बिजनेस को रीसर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वो सेशन में देखा। उसके साथ में मनी नेवर स्लीप्स बाय द शिवशंकर बेन, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट बाय अनूप लड्डा। ये दोनों सेशन जो थे, पैसे को कैसे बढ़ाए, पैसे को कैसे काम पे लगाए, इसके ऊपर हम लोगों ने सेशंस लिए। उसके साथ में बालकृष्णा लोहोकरे साहब ने 7 स्ट्रेटेजीज ऑफ बिजनेस ग्रोथ जो है वो हमारे साथ डिस्कस किए। रितेश जी राजने साहब ने व्हाई ऑटोमेशन फॉर द सस्टेनेबल बिजनेस, इसके ऊपर सेशन लिया। हमारा बिजनेस को ऑटोमेशन करना क्यों जरूरी है, तो ये काफी अच्छी तरह से उन्होंने हम लोगों को 1 घंटे में यहाँ पे काफी कुछ चीजें सिखाई। और उसके बाद में प्रकाश जी चौधरी साहब ने लास्ट वीक में 5 सिंपल हैक्स टू डेवलप द ग्रेट प्रेजेंटेशन स्किल ये सेशन लिया था। और ये सेशन में हम लोग सीखे थे
कि अगर हम लोगों को बिजनेस को कम्युनिकेट करना है तो प्रेजेंटेशन देना जरूरी है। अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हो तो आप आपका बिजनेस ही प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। अगर आपने आपका खुद का बिजनेस प्रेजेंट नहीं किया तो आप बिजनेस कैसे करोगे? तो इसके ऊपर उन्होंने काफी अच्छे अच्छे टिप्स हम लोगों के साथ शेयर की। इस तरह से आज तक ऑलमोस्ट 1400 पीपल्स ने ये इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम एंजॉय किया है, और ये प्रोग्राम में से लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और उन्होंने उनके बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। सो इसी तरह से हम लोग एवरी वीक बिजनेस मीटिंग्स लेते हैं। जो बिजनेस मीटिंग्स में एक दूसरे को बिजनेस शेयर करते हैं, वहां पे भी अलग अलग तरह के एजुकेशन स्लॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। लोगों के प्रेजेंटेशन में से वो बिजनेस में क्या करे वो सीखने को मिलता है, और एक दूसरे को डायरेक्टली रेफरेंस मिलता है जिससे वो उनका बिजनेस बढ़ाते हैं। तो इस तरह से वीकली बिजनेस मीटिंग एवरी वेडनेसडे को सुबह 7 से 10 बजे तक ये मीटिंग होता है, और बहुत सारी चीजें बिजनेस में सीखने को मिलती है। और ये बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए जो नीचे लिंक दिया हुआ है वो लिंक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करके मीटिंग अटेंड कर सकते हो। सो इसके साथ में जो वीकली मीटिंग लेते हैं हम लोग बिजनेस का, वो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने क्या किया उसके बारे में थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। जो 14 जुलाई का स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से हम लोगों ने 1 मई 2021 में फर्स्ट चैप्टर लॉन्च किया था, शिवनेरी चैप्टर जो बिजनेस चैप्टर है। उसमें आज तक 23 पेड मेंबर्स हैं, 65 रेफरल्स हम लोगों ने एक्सचेंज किए ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, और 17 लाख का बिजनेस हम लोगों ने लास्ट मंथ में किया हुआ है जो एक दूसरे को एक्सचेंज किया हुआ है। इसके साथ में हम लोग प्लान कर रहे हैं 6 मोर बिजनेस चैप्टर की, और जो नेक्स्ट थ्रू 2 मंथ्स में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें पीसीएमसी में 2 चैप्टर्स है, पुणे सिटी में 1 है, बॉम्बे में है, नागपुर में है, और इसके साथ साथ में हम लोग पैन इंडिया भी चैप्टर लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बिजनेस वर्कशॉप भी हुआ था मई में, डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस ग्रोथ। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर मयूर मंत्री जी साहब ने लिया था, और इसमें हम लोगों ने दिखा था बिजनेस मॉडल, बिजनेस कैनवास, top funded successful startups, role of the founders in the early stage, business financial planning, capital structure of the business। ये एंड इसके साथ में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी थी। ये 16 आवर का सेशन था और काफी फंटास्टिक सेशन हुआ कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते तो बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस क्यों आते हैं, और वो चैलेंज ही ना आए इसके लिए हम लोग क्या करें, बिजनेस को कंसिस्टेंटली ग्रो कैसे करें, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उस सेशन में सीखी थी। सो हम लोग आगे जाएंगे। आज का जो सेशन है वो सेशन है यूनाइटेड वी गेन एफपीओज एंड ओएफपीओज। ये सेशन के ऊपर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ आए हुए नागेश्वरा राव देसू साहब, जो चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं नाबार्ड में। तो नागेश्वरा साहब, मैं ये फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। वेलकम सर एंड नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार जी। प्लीज आप आपका वीडियो ऑन कीजिए। ऑन है मेरा वीडियो। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका वेलकम करना चाहूंगा मैं, और जितने भी उद्यमी आज इस प्रोग्राम में है सब उद्यमी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में नागेश्वरा साहब के लिए वेलकम कीजिए प्लीज। जो आज हमारे साथ डिस्कस करने वाले, बहुत सारी चीजें बातें करने वाली हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो भी मूवमेंट्स हो रही है वो मूवमेंट्स के लिए नाबार्ड क्या सपोर्ट करता है, ये चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो आज का जो सेशन है, जो सेशन लेने वाले हैं नागेश्वरा साहब, उनके बारे में मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बताना चाहूंगा कि नागेश्वरा साहब ने नाबार्ड में 36 इयर्स का सर्विस दे चुके हुए हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स, कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, प्रोडक्ट इनोवेशंस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड क्लस्टर डेवलपमेंट्स, watershed developments, tribunal developments, self-help groups, joint liability groups, farmer clubs, trainings, credit guarantee, ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर
नागेश्वरा साहब ने एक्चुअली ऑन फील्ड काम किया हुआ है। सो नागेश्वरा साहब के पास जो एक्सपीरियंस है और नॉलेज है, वो नॉलेज आज हमारे साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए उपस्थित है। सो मैं नागेश्वरा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का सेशन बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए। लेकिन आज के सेशन को आगे जाने से पहले मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट सैटरडे भी हम लोग इसी तरह से वर्कशॉप लेने वाले हैं, और ये वर्कशॉप रहेगा इनकम टैक्स के ऊपर। और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, तो जो आज के डेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो न्यूज आ रही है, कैश मैनेजमेंट एंड टीडीएस, जो न्यू अपडेट्स है, वो न्यू अपडेट्स के ऊपर नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग 5 बजे हमारा सेशन होगा। और एवरी बिजनेस ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सैटरडे को इवनिंग को मिलने वाली है। तो मैं सब लोगों को बोलूंगा कि सेम लिंक के ऊपर जाके नेक्स्ट जो सैटरडे पे इवनिंग रहेगा, इवनिंग का जो सेशन रहेगा, इसको आप रजिस्टर करें और 100% आप आपका अटेंडेंस दें। सो नागेश्वरा साहब, वेलकम वंस अगेन। एंड मैं आज का ये सेशन आपके ओर हैंड ओवर कर रहा हूं। सो प्लीज कंटिन्यू योर सेशंस। एंड आप बहुत सारी चीजें आज हम लोगों को सिखाने वाले हैं और हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत सारी चीजें आगे आएंगी और हम लोगों को हेल्प होगा। सो हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू नवनाथ जी। अगर the screen is visible to all? Yes sir, yes sir. Okay, good evening everybody. First of all, I would like to thank Navnath Devkar ji for having given me this wonderful opportunity to connect to all of you. And secondly, I will be thankful to Federation of Indian Industry and Professionals, and who has created a beautiful platform for sharing the sharing various important aspects among the various stakeholders. So today's program, our program is United We Gain, FPOs and OFPOs. FPO means Farmer Producer Organization, and OFPO means Off-Farm Producer Organization. Off-Farm Producer Organization means the farmers producer organizations के विपरीत होता है, that is those people who are engaged in other than farm activities. If they are coming as a federation just like a FPO, they will be called OFPO, and support is available from NABARD for both FPOs and OFPOs. Okay, so now before we go into the session, let us have certain small discipline. Keep your phone in silent mode so that किसी को disturbance ना हो जाए, और put your queries in the chat box. And a recorded version of this webinar will be available on the YouTube and Facebook, so that if you miss any point आप फिर से वो दोबारा देख सकते हैं. And एक नोटपैड और पेन साथ में रख लीजिएगा, and जो भी important point आपको लगे वो नोट कर लीजिएगा ताकि वो आपका काम आ सके. एंड नाउ लिटिल बिट मैं मेरे बारे में बोलना चाहता हूँ. मैं नागेश्वर राव हूँ. मैं इधर आप सब लोगों से मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ. मैं नाबार्ड में 36 इयर्स काम कर चुका हूँ. एंड बिफोर नाबार्ड, ज्वाइनिंग नाबार्ड, आई वाज एज अ ब्रांच मैनेजर इन Chaitanya Gramin Bank, sponsored by Andhra Bank. I opened a branch on my own, a new branch I have opened. That was a great experience. And thereafter, after joining NABARD, I have I am the first person to computerize the business model of NABARD. The entire business model of NABARD को मैंने computerize करके एक मिसाइल दाखला दिखाया था. उस वक्त nobody in the banking industry is having any computerization. उस वक्त NABARD को पूरा computerize किया था. And so that is another great opportunity I have got. And after seeing that, I was taken to the Bankers Institute of Rural Development. I think many of you must be aware of that institute. That is a international level training institute located in Lucknow, which is having in 54 acres of land. And of course, a lot of training is provided there for FPOs and OFPOs.
that is there in the guidelines of the Government of India also. Okay, in the Bankers Institute of Rural Development, I started the IT vertical, and I have started the curriculum for bringing IT into the banking sector, and I have trained so many bankers for 11 years in the Bankers Institute of Rural Development. Later on, I came to NABARD. Again, in NABARD, I have opened a new department called Strategic Planning and Product Innovation Department. Actually, very few people will get that kind of an opportunity to be the pioneer in opening a department. Normally, organizations में all departments school के सब set होता है, then we will be posted to one department. But here I got an opportunity to open a new department. That too, that is about strategic planning and product innovation. That's a great department. And then I have got another opportunity in NABARD for setting up a credit guarantee company. That is, if the banks are providing loans to the farmers, and the loans of the farmers will be guaranteed by the guarantee company, which is set up by NABARD as a 100% owned subsidiary. And that I have set up that company, and this is another opportunity for me. And after retirement, now I am working with in Maharashtra for turmeric development, and then self-help groups and farmer interest groups and farmer producer organizations and off-farm producer organizations, and then joint liability groups, etc., etc. So I'll be working with you all. With this brief introduction, I would like to tell you my email ID and cell number I have given here. You can reach me anytime if you have any doubt in any of the subjects which I know. Okay, now before we go into the subject, let us start with a Shanti mantra. Normally, it is a great Indian tradition that whenever we start a great work, we will be starting with a Shanti mantra. And this is the mantra which we will be going ahead. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. This is the Shanti mantra which is known to all of you. But here I would like to tell that this Shanti mantra was given to the human beings of this world some centuries ago. How many years ago it was given, nobody knows. And now, even now, this Shanti mantra gives us, guides us, all these FPOs and OFPOs to the right direction to succeed. I tell you, whether it is a FPO or OFPO or any organization which is dealing with large number of people or a quite number of stakeholders, they have to follow this, then only they can succeed. And there is no other formula other than this. Now let us understand how this will be helpful to our FPOs and OFPOs. Om Sahana Bhavatu means let us work together. When we are having a common goal and people having the common interest, जो सब लोगों का जो interest common है, उन लोगों का जो लक्ष्य common है, वो सब लोग साथ में जाके वो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको साथ में ही चलना पड़ेगा. ओम सहना भवतु, that is the first principle हमको बताया गया है कि सो एफपीओ के लिए, वो एफपीओ के लिए दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सारे मेंबर्स एफपीओ का वो एफपीओ का साथ में ना चले, वो एफपीओ सक्सेस नहीं हो सकता है. फर्स्ट फार्मूला. एंड सेकंड फार्मूला, सहनाओ भुनक, तो सब लोग मिलके खाएं. इट मीन्स whatever benefits arising out of our going together, coming together, all those benefits we will be eating together. We will be nourishing all of us together. We will be nourishing our dreams. We will be nourishing our goals. We will be reaching our goals. साथ में करेंगे. सहनाओ बुनक्तो, that is the meaning of that. For example, यहाँ कोई एक आदमी पूरा खा लूं, बाकी सब लोगों को छोड़ दूं, ऐसा फीलिंग आ जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगा, उधर उनका डेवलपमेंट कुंठित हो जाएगा. So that is why Sahana Bunaktu, this is the second principle of success and development.
एंड थर्ड प्रिंसिपल इधर यह है सहवीर्यम करवावहै। इट मीन्स हम सब लोग मिलके काम करेंगे एंड हम अपना पूरा जोर लगा के काम करेंगे। हम छोटा भी हमारा थोड़ा भी हमारा शक्ति को श्रम को वृथा ना होने देंगे। हम पूरे जोर के साथ हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट होके सब लोग साथ में रह के काम करेंगे। दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल कभी भी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग काम करते हैं तो 80 लोग आराम से बैठते हैं। तो 20 लोगों के लिए 80 लोगों के लिए 20 लोग काम करना है, ये मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों का 100 लोग काम करे तो कितना ब्यूटीफुल रहता है। दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु मीन्स let all of us get the highest limelight and all of us get the highest understanding of the work we are doing and also understand each other, and then we gain the most out of our joint venture. And then finally माविद विषावहै। माविद विषावहै मतलब किसी को भी कोई भी आपत्ति ना हो, and nobody will have any kind of a inconvenience or hatred or some kind of a complaint with others. Okay, so this is the kind of 5 principles which are given in this Shanti mantra, and I tell you during my lifetime I have followed this mantra very, very meticulously, and I have been a great success. And I am 100% sure if anybody follows this formula, they will be 100% successful. And finally, when we say Om Shanti Shanti Shanti, I will be at peace and this entire world will be at peace, and the forces, divine forces that are helping us, divine forces means this internet should be working till the end properly without any disruption. And then there should not be any environmental disturbance. There should not be any other disturbance for this program. So that is the devatas, the forces that make us to do this program properly. Ye hamare saath de. So this is the kind of a prayer, and this is a success mantra also. And with this we are starting. And this is the vision for the FPOs. I will say, if any FPO want to succeed, this should be the vision. इससे बढ़कर विजन कहीं नहीं मिलेगा। पूरा दुनिया में जाइए, इससे बढ़कर विजन नहीं मिलेगा आपको। And now let us go to the key point. What is the key point in this entire presentation? The key point in the entire presentation is aggregation. What is aggregation? Means small people coming together, and small produce coming together, small demands coming together. That is basically we are adding all our demands, all our produce, all our strengths, and all our abilities, and then we are working towards the benefit of all of us. So in production we will be together, in sales we are together, in value addition in between and processing value addition in between we are together. So that is the meaning of aggregation. And if any farmer producer organization or off-farm producer organization follows this aggregation rule, then they are successful. If they fail to follow this rule, then there will be problems in there. For example, aggregation means, let us understand one thing. Let us say in a farmer producer organization, I am having 500 people. Out of 500 people, 200 people are pooling their demands for inputs, and another 300 people wants to purchase themselves. Then to that extent, the farmer producer organization is ineffective. For example, if all the farmers are putting their demand for inputs together,
and then when we procure, we will get at a lower, cheaper price and quality input and in time, and at our doorstep delivery hoga. For example, in the same fashion, when we want to sell also, if all the people produce is pooled together, then we will be able to sell in the larger markets in a bigger lots, and then we may be able to get bigger deals. So this is basically the aggregation. So aggregation basically helps us in two ways. One is for reducing the cost and for increasing the price or in price realization or income. So this is the mantra for this today's mantra for this entire class is aggregation, right? Now let us go into the basic subject, that is salient features of farm producer organization and off-farm producer organization. For example, now I know that many people are there in this group where they are from FPOs, and there are also from SMEs, and there are also some professionals also there who are providing some kind of services like company secretaries or CAs or something like that. Okay, now let us understand, when a group of farmers coming together, okay, and becoming a kind of a organization which is having some kind of a legal recognition, so then it is called a farmer producer organization. If there are some group of people who are engaged in off-farm activities like weaving or toy making or some other thing, or weaving carpets or weaving shawls, whatever it is, if those kind of people coming together as an organization and they register themselves as a legal entity, then also that is called off-farm producer organization. Clear? Now we have told very clearly about what is farm producer organization and another what is off-farm producer organization. Now here we have understood a group of primary producers. Now let us understand one thing very clearly. There is a difference between the trading organization and a FPO. In trading organization, they can purchase from anybody who is unrelated to them, and they can sell to anybody who is unrelated to them. Okay, so this is about the trading entity. When it comes to FPO, OFPO, then here basically we cannot procure goods from outside other than our members. Okay, and that is number one. Second thing is, we cannot procure from non-primary producers. For example, who is a primary produce? Primary produce means when I am trying to create something, produce something by using the natural resource, that is land, water, air, and land, water, air, sunlight, and space. All these things, when I am using this natural Panchabhutas ko use karke, when I am producing something, I am called a primary producer. Okay. If I purchase the paddy and sell the paddy, I am called a trader. I am not a primary producer. When I grow crop on the land, I am a primary producer. When I rear the cattle and take out milk, I am a primary producer. When I am growing lamb and I am rearing lamb and I am taking the wool, I am a primary producer. Right? That is the meaning of primary producer. Only group of primary producers can form this. And second thing, it should be a legal entity. This legal entity means it should be a registered body. This registration is to be done in the Chapter 9A of the Companies Act, or it is to be registered in any of the Cooperative Societies Act. It can be State Cooperative Societies Act, or it can be multi-state max होता है ना, multi max, or it can be multi-state Cooperative Societies Act or any other Societies Act. They can be registered. And then all the members in the FPO are the shareholders. It means they are responsible for the profits and losses of which are occurring in the organization. Whatever is earned in the organization, that is theirs, and they have equal right to
share it in a proportional way. And then what is the purpose of all these people coming together? Basically to increase their incomes, doubling of the farmers' income. That is the government of India and various state governments are putting all out efforts in doubling the farmers' income. And that is the motto here also. This is one of the efforts for doubling the farmers' income. And here what we are going to do is three things we will do basically. First is reduce the cost. How we can reduce the cost? By joining or by combining all the input requirements of all the people together and procuring in lump sum. Then we will get some kind of discounts on the scale. Then value addition. Value addition means, for example, I am producing paddy and I am selling paddy. I am not doing any value addition. If I am producing paddy and then I am milling it and making it into rice, and then that rice I am selling, then I have done one level of value addition. And then that rice I have created a flour out of it, and then I have sold the flour. Then I have done the second level of value addition. For example, this rice flour I have created some other product. For example, I have created a combination of the flours I have taken, and I have created some kind of a nutritious food for the children or the nutritious food for the people. Then I have given one more value addition to it, and I have given some kind of a beautiful packing or hygienic packing. Then it is another value addition. For example, if the kind of things you see in the market now, so whatever each step when the produce is undergoing some kind of a transformation, then there is a value addition. Every value addition ke saath there will be little cost and little profit. So the more levels the farmers involve, the more profit they will get. That is value addition. Then next thing is secure higher prices for the produce. Now the thing is, as we have discussed already, if one person is trying to sell, let us say 20 quintal of rice which he has grown in his field, then he may not get a big purchaser, and also he may not get a better price. For example, if all the people coming together, they have got a produce of, let us say, some 20 tons of rice, and then this 20 tons can be sold to a big miller, or it can be sold in the online in the BSE commodities market, or it can be sold to a wholesaler directly, or it can be sold to a retail chain. So this kind of possibilities will be there when we are coming together and pooling all the produce together. And also all these things is basically to secure higher prices for the produce the primary producers have produced. This is the basic intention. Now, finally, what is the rule here? Scale. For example, we are moving from हम छोटे स्केल से बड़े स्केल में मूव हो रहे हैं. हम पहले हमारे खेत में जो उगता है, फॉर एग्जांपल 20 क्विंटल और 15 क्विंटल 10 क्विंटल एक लाट में एक फार्मर अपना सरप्लस बेच रहे हैं. इंस्टेड ऑफ दैट सारे फार्मर्स का प्रोड्यूस को हम इकट्ठा करके लार्ज लॉट में बेचेंगे, then we will be getting higher price, and also we will have higher bargaining power. So this is all basically about the salient features of the farm producer organizations. Now, what is farmer producer organization? We have learned about in the previous slide. Now I am going about how these farmer producer organizations or off-farm producer organizations are created. First thing is, if you see in Indian agriculture, 86% of the farmers are small and marginal farmers. Small and marginal farmers means those people who are having less than 2 hectares of land. They are called the small and marginal farmers. So these are the people with small land holdings and small production units and small that surplus will be there after their consumption, and then that's selling that small surplus in the market becomes difficult. So if all these small farmers, marginal farmers, women farmers,
and all these kind, and including other farmers, they come together, then they will have a scale. So the small farmers and marginal farmers, first they will be formed into farmer 15 to 20 people's farmer interest groups. Those people who are living nearby or adjacent houses में रहने वाले, एक गांव में रहने वाले, and then those people who are producing the same type of crop, or those people producing the same type of technique like organic farming or whatever it is, high yielding variety, or those people who are having some kind of a export goal for marketing, like some people are interested in exporting their produce, some people are interested in selling, for example, turmeric farmers. If you take, some turmeric farmer is interested in exporting, another turmeric farmer is interested in selling to the pharmaceutical company as a medicine, and then some farmer is interested in selling to the textile industry for as a natural coloring agent, and some farmer is willing to sell to the food industry, in the large scale food industry for food processing, and some farmer is interested in selling to the local traders, who in turn will be selling to the masala powder makers, etc., or for the शादी में, शादियों में, whatever, wherever social functions may use करने के लिए, and he may be selling there, and some farmer may be interested there. So what is the interest of the farmer? What is the kind of produce he want to do, and where he want to target, and how much profit he is expecting, and how much effort he is likely to put in technology and in good agricultural practices, and in selecting the variety that is suitable for the market. That depends, and based on that, these small farmer interest groups will be created. These farmer interest groups may have 15 to 20 people. These people are basically, they may be called farmer interest group, or they may be called SHG, self-help group, or it can be called joint liability group, or it can be called Raita Mitra group, or it can be called by any other name. It can be called watershed development group, or tribal group, or whatever name, or women's group, whatever name you call it, there is no problem. 15 to 20 people who are having some kind of a similar interest will be coming together as a group, who are having their farms together nearby in the same village mostly. And thereafter, such 15 to 20 farmers got 20 groups put together will become a farmer producer organization. These 20 groups means there should be minimum of 300 farmers in the farmer producer organization to start with. And in the normal areas, that is plain areas, in northeastern region as well as hilly region. Hilly region means where the land is 1000 meters above the sea level, mean sea level, MSL. So that area is called hill area. In those areas, 7 to 8 members will be there in each of the farmers, farmer interest group, primary group, and then that FPO will be having 100 people minimum. But there should be the NABARD recommends that there should be as early as possible at least 500 people in the farmer producer organization and other areas, and in hilly and northeastern region at least 200 people in the farmer producer organization to be effective, so that they can have some sizable kind of their produce and other things, so that they can gain from the economies of scale. So this is the thing. Now second thing is organize these people together. Okay, now how to organize these people together? There should be some organizer. Actually, I have seen, I have got the list of participants here, and in the list of participants, some people have written that some people have written that all the people working together is most important. Balke, that is very, very important. All the people have to work together as one unit. For that, they have to be organized. For organizing that, there will be something called Farmer Producer Promotion Institution, FPOPI, Farmer Producer Organization Promoting Institution. And then there may be one OFPI,
that is off-farm producers promotion institution. So that institution will come into play, and they will organize the farmers into small groups, and then FPO, they will help them in registering them, and they will help them in having electing the board of directors. They will give training to them, and then they will help them in recruiting a CEO, and they will conduct a diagnostic study, and they will do a baseline survey, and also they will be developing a business plan for them, business development plan for them. इस तरह का from production से लेकर to marketing तक and connecting various stakeholders, this farmer producer organization promoting institution will be doing that work. This farmer producer promoting institution will be a professional body which is having ample expertise and having experts in production systems and marketing systems, and then law and compliances and technology and various other matters. They will be maintaining their experts based on the need, and then they will be giving the professional advice and hand-holding support for these FPOs and OFPOs. Wherever this promoting institution is strong, these FPOs, OFPOs will be performing better. Where the promoting institution is weak, or where there is no promoting institution, then these FPOs will be taking longer time to work in a professional way. And then next thing is, once they organize, they have to work together. You see, they have to secure the inputs together. They have to get the farming services together, and they have to process the product together. They have to do various things like sorting, grading, and then maybe assaying, and then packaging, and then transporting and storing and marketing, and various kinds of activities which they are doing, or processing, primary processing at the field, or whatever it is. All these things are to be done by them together. That is, we call it as work together. And finally, sustain. Sustain means, for example, in good or bad, in good times and bad times, all the people should be together. And now, if we see agriculture, I will say one thing: agriculture, we are indebted to the future generations. For example, if I am using chemical fertilizers and I am fleecing the what you call the minerals and the nutrients from the earth for today, for this generation, next generation may have only barren soil, and next generations may not forgive us for giving them a land which is not usable by them. So that is why we have to sustain ourselves. We have to sustain the natural resources. We have to safeguard the interest of the land. We have to safeguard the water. We have to safeguard the land. We have to safeguard the natural resources. And then we have to hand over to our next generation. Our next generation should be better than our generation, and there should not be any way worse than our generation. So that should be the motto. So for that, we have to bring in sustainability, and sustainability of the that FPO, as well as sustainability of the natural resources for the next generation. So now, what is the organized role of these FPOs and OFPOs? They have got only two activities which is to be done. One is produce and sell. What is to be produced? For production, they have to access inputs like fertilizers, pesticides, and then maybe farm implements or seeds and various other things. Then agro services. Agro services means weather services, or what time it is to be sown, and what method is to be used, and how it is to be done, and what is the technology to be used for raising the nursery, and how it is to be transplanted, or how it is to be raised, the crop is raised, good agricultural practices, how to follow. All these things are agro services.
or then accessing credit from the banks or other resources, other sources. Then market orientation. Now, for example, the things have changed today. The consumers' interests are changing fast. Earlier, people used to eat only rice and wheat. Now, people are willing to consume higher products like pizza. They are going to eat. They are going to eat burger. They are going to eat various other products which are value-added products, basically. So this kind of customer consumption patterns are changing. So in the same fashion, production orientation also has to undergo change. Now people are spending more money on vegetables and they are spending more money on the fruits. So farmers also have to accordingly have to increase the production of the fruits and vegetables. People are consuming more oils, more pulses. So then we have to produce more pulses and more oils. For example, people are more concerned about about their health because of the COVID-19 pandemic. Everybody is worried about their immunity, entire world. Now they came to know that spices are the best way to improve the immunity. So the farmers have to retune themselves and they have to move towards growing the spices like turmeric, ajwain, ginger, and then cardamom, and whatever it is, all these things. Then process access. We have to access the processes. Earlier, the processes are only with the industries, big corporates. Now, farmers also have to bring the processes with them, and they can definitely do primary processing at their field level. When they do grading, sorting, and color sorting, and then primary processing, and it is found that the farmers are getting better profits. And then produce aggregation. We have talked about the produce aggregation, how we will get the benefits of scale, we have understood already. And thereafter, differentiation. Now, how my product is better than your product? Let us say how Hingoli turmeric is better than other turmeric. Okay, how Sangli turmeric is better than other turmeric. How Nizamabad turmeric is better than other turmeric. How Tirupati laddu is better than other laddus. Okay, so like this, then geographical identification is there and patents are there. And then we have to create a brand name. And when we create a brand name, it keeps in the minds of it rents the minds of the people as a quality product. And people will purchase blindly by seeing the brand. So then attractive packaging. Actually, when you pack attractively, hygienically, and with all kinds of precautions of safety and food grade, then definitely you will get better presentability and better you will be able to sell. In the same fashion, once we produce, that is produce and value add and make it ready for sale, the next thing is to sell. So market access means, for example, I'll be able to sell in the local market. I should be able to sell in the APMC. I should be able to sell in the ENAM, that is Electronic National Agricultural Marketing. And then I should be able to sell through commodities market in Bombay Stock Exchange, that is contract farming. And now in between, the government of India has come out with 3 farm bills and sorting out many issues which are there hindering the farmers from selling their produce outside their area of production. For example, earlier we have got 3 farm bills are there. I will just briefly explain what is the meaning of these 3 farm bills. 3 farm bills ka what is the thing I will tell you. First thing is Farmers Produce Trade and Commerce Act. This Farmers Produce Trade and Commerce Act helps the farmers to sell his produce anywhere in India. He can sell in the APMC, or he can sell in the online market to Delhi, or he can do forward trading, or he can save the product in his godown and he can sell to somebody else. So he has got all the freedom to sell anybody. Earlier, various states have got APMC acts
within the APMC Act, there are restrictions that these farmers cannot sell the produce outside the APMC market. Even if they sell the outside APMC market, they have to pay the cess to the APMC, even though they are not selling in the market, they are selling outside the APMC market. So I think you can understand how absurd it is. For example, if I am not using the national highway for going to Pune from Bombay, and then I'm going my local road, still you have to pay the toll charge. Bolega to kaisa rahega? That is how it will be. Okay, now that has been removed. The barrier has been removed through this bill. Now every farmer has got the freedom to sell. Earlier APMC में बेच रहा है, अभी भी APMC में बेच सकता है. There is no problem. Besides that, they can sell outside the APMC also. When they are selling outside the APMC, they need not pay tax to the APMC. If they are selling in the APMC, they will pay taxes to the APMC and service charges to the APMC. If they are not selling in the APMC, they won't pay any charges to the APMC. So that is a great relief for the farmers. They can sell online also. They can sell on electronic markets also, and all things are there. This is the first bill that has been put up by them. So second thing is the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price and Farm Services Act. In this, what they have done is, earlier, so most of the farmers used to have some kind of a contract before production with the local traders. And then local traders used to put various kinds of conditions when they are purchasing. They used to give upfront finance, and there used to be so many conditions which are not acceptable in the contractual law, and also many things are not in writing, and most of the times farmers won't get the agreed price after production. So now what this act says is, there should be a there should be an agreement which is legally valid under the Contract Act. There should not be any illegal provision in the contract in the agreement which is not correct, which is exploitative, or which is not in the general principles of business and normal prudence. Okay, so only those contracts, wherever they can enter into contract, the farmer can enter into contract with a local trader or with a bank, Bombay Stock Exchange or ENAM or any other corporate buyer like Reliance Fresh or More or whatever it is. So that will be in writing, and then at the end of when the produce is prepared, produced by the farmer according to the specifications given in the contract, the price mentioned in the contract must be given to the farmer. If it is not given, then there is a grievance redressal mechanism which is locally available to the farmer. This is another biggest relief to the farmer. I think NABARD and many people were fighting for this for a long time. It has become a reality now. And the next thing is, amendments to the Essential Services. Next thing is basically about third act is Essential Commodities Act. You see, there are many commodities which farmers are producing, like cereals and pulses and oil seeds, onion, potato, tomato, whatever it is. They're all under Essential Commodities Act. Because in the Essential Commodities Act, there are certain rules that nobody can store these products beyond certain limits. Each state or central government will be fixing the limits. So because of that, no storage godowns are constructed by the private parties in the agriculture field. Because of that, what is happening today, whatever the horticulture produce, basically vegetables and fruits, around 30% are wasted because we do not have cold storage, we do not have proper storage, we do not have proper transportation facilities, we do not, that value chain has not developed at all. So now with this act, these commodities, Essential Commodities Act say, they have removed all these products. Removed from all these products means then everybody is free to store these goods
to the extent required, and then they can sell. Just like industry has developed a lot, agriculture also can develop. These are the 3 farm bills, and all these things for the last 15 years, a lot of discussions have happened. After that, these farm bills have come into picture, and I feel this is a great help to the farmers. And thereafter, forward trading. For example, now I am going to produce. Some of the people in the group, they have indicated that, sir, we are not getting the remunerative price. My cost of production is high. When I am having higher cost of production, I know at the time of sowing itself what is going to be my cost of production. So accordingly, if I am getting a reasonable profit to that, on that day itself, I can do forward trading on ENAM. For example, my cost is 100 rupees. I want a profit of 25 rupees. I will sell at 125 rupees in the ENAM forward trading. That is, I will be getting the crop in 4 months time. After 4.5 months, I will sell you. Bolke, I will enter into forward trading. And then on that day, if the price is lesser or more, I will be assured of my 25% profit, right? And there won't be any need for farmers' suicide. Actually, all of us have to hang our heads in shame if any of the farmer in the country commits a suicide. Okay, this is the worst thing that can happen to a country where 70% of the people are dependent on agriculture. So this is very much essential that forward trading and the farmers' interest is to be protected. And then finally, exports. Even we can enter into exports before the production, then export people will give their specifications, we produce accordingly, and then we can directly sell. Okay, now let us come to NABARD support for FPOs. And then here, I will be taking another 10 minutes. I'll be closing the presentation. So NABARD has started a producer organization development fund with 50 crore rupees, and where this fund is provided to FPOs for creation of these smaller groups, as well as FPO and registration, and then hand holding them, and the charges for POPI, producer organization, promotion institution, and then helping them in connecting with the markets. All those things ke liye, the grant assistance will be provided there. And then credit support of 732 crores are provided from that fund, and grant support of 24 crore was given from the fund. And 2009-06 FPOs were promoted by NABARD under that fund. And then along with that, NABARD will be giving some kind of a policy advocacy to FPOs as well as to the government also, that how the farmers are to be assisted and what should be the policy so that they will develop comprehensively. And then credit guarantee cover, NABARD provides credit guarantee to the FPOs by taking some kind of a small premium of 0.85%, and then up to 1 crore loan, the credit guarantee will be provided. And in case any FPO is unable to repay the loan in time for some reason or other, that 50% of the loan will be made good under the guarantee fund. And then national seminars we are conducting, and then there is a certificate of certified CUO course for the FPOs in the Bankers Institute of Rural Development that we are doing. So all these things are there, which is NABARD is involving. And thereafter, for FPOs, central sector scheme for promotion of 10,000 FPOs have been brought out by Government of India. And in that scheme, the Government of India has come out with a huge amount of 6,865 crore. This is a boon to the farmers, I tell you, and they are going to have 10,000 FPOs. They are going to have 10,000 FPOs, and these FPOs, this scheme has been launched by Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare. And then these CSS, this scheme also has been planned on the lines of NABARD intervention to formation of the FPOs. And in this context, there are some implementing agencies have been identified by the Government of India. They are
First is Small Farmers Agri Business Consortium, SFAC, and these people only support the FPOs which are registered under Companies Act under Chapter 9A. Companies Act में जो register होते हैं उन्हीं को support देते हैं, others को they won't support. And then second thing is National Cooperative Development Corporation, NCDC, and these people will support only those FPOs which are registered under any of the Cooperative Societies Act. They won't support the FPOs which are registered under Companies Act. Then National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD. NABARD will support both of them. NABARD will support both the FPOs registered under Companies Act as well as registered under Cooperative Societies Act. And then there are also other institutions like Northeastern Region Agriculture Marketing Corporation Limited, and then Tamil Nadu SFAC, and then SFAC Haryana, and then Watershed Development of Karnataka, Foundation for Development of Rural Value Chains, Ministry of Rural Development. So all these agencies also will be doing the promotion and handholding of the FPOs, but lion's share is done by NABARD. It means more than around 50% to 80% FPOs are done by NABARD and rest are done by others. So this is all about the scheme, and under the scheme for formation and nurturing 18 lakh rupees financial assistance is provided to the each FPO, and equity grant assistance of 15 lakhs subject to a maximum of 15 lakhs at the rate of 2,000 rupees per member on matching basis will be provided to the FPOs. And this FPO scheme is monitored at national level, state level, and district level, and at all levels, Government of India, and then Ministry of Agriculture, and then NABARD, and then various other experts in the field, and other departments, related departments will be there in the committees. And then a supportive ecosystem is created wherein the input suppliers and the markets and the processing and technology and advisory services and weather services all are integrated into this system. And then handholding support is provided through CBBOs. Actually here in CSS scheme, there will be one national level project management agency, NPMA, and they will be creating a CBBOs, cluster-based business organization at each district level, and then CBBOs will be nurturing the FPOs, formation and promotion of the FPOs. So it means CBBO will be acting just like NABARD's POPI, producer organization promoting institution. Then capacity building is provided at various institutions, including Bankers Institute of Rural Development, Lucknow. And then the basic objective of entire thing is higher returns through collectivization. That is the basic thing. And now opportunities for SMEs and other stakeholders, since large number of farmers are coming together and doing their production and processing and sale, then there are SMEs who are dealing in inputs, can have interaction with them, and also they can provide some kind of services like auditing services, accounting services, good agricultural practice advisory services, or crop advisory services, or crop protection services, pesticides, fertilizers support, or supply of pesticides and seeds, and even tissue culture plants. Everything can be, services can be provided by the SMEs. And at the same time, a lot of SMEs can help them in online marketing and linking them onto various trading platforms, etc. So these SMEs and other stakeholders can have interaction with the with these FPOs and OFPOs. And the roadmap for the success of FPOs is formation, capacity building, business linkages, database, and traceability and transparency. This is very much essential. If you want to export, you see, we have to have organic production and traceability. These two are very, very important. And then market-oriented production and value addition. And then finally, sales and exports. This is how it is.
And then finally, for FPOs, we have to have some kind of, if somebody is interested in having, if they have any doubt, or if they want to pursue anything, whom they have to contact. There is cluster-based business organization is there at the district level. Okay, and this will be providing primary support like creation of the groups, doing survey and diagnostic survey, diagnostic study, and then doing business development plan, etc., etc. And then DPR also prepare karte hain, and then they handhold them from production to the marketing. And then there is a district development manager of NABARD in almost all the districts of India. And then he is the nodal officer of NABARD. He is the first contact point for all these FPOs. They can contact him for any doubts or assistance. And then the NABARD regional office will be helping the DDM. One regional office will be there in each state in helping the DDM in appraisal, sanction, monitoring, and evaluation, and all other things. Then we will come to off-farm producer organizations. This off-farm producer organization also just like farm producer organization, it is hub and spoke model. Here also small producers groups will be there, and they are linked to the off-farm producer organization. That is why we call it as hub and spoke model. But FPO and OFPO में कोई difference नहीं है. There is a small group there also, OFP linked to OFPO. Here also small group linked to OFPO. And there are two types of FPOs. One is participatory. It means NABARD along with other development agency like CSR of some other organization, GMR Foundation or something like that, or Tata Trust or whatever it is. Or intensive kind of a off-farm producer organization where only NABARD will be doing entire thing and no other organization will be sharing the cost or the efforts. And then there are three types of off-farm producer organizations are there. Where there is less than 200 members, it is 50 lakh grant assistance will be given by NABARD, and up to 50 lakh it will be given based on the requirement. And then major FPOs, OFPOs, 200 to 500 people will be there, up to 125 lakh will be provided. And mega FPOs more than 500, and there around 185 lakh or maximum 185 lakh will be provided as a grant. Now what this OFPO will do, raw material supply, they will procure raw material for the people, they will provide technology, they will provide design innovation, and they will aggregate and value add, and then they will provide infra support like a common service center or something like that. And then they will help in creating a brand, and then they will help in market linkages. And then finally, the focus areas will be basically the traditional crafts where majority of the Indian population and poor people are involved. Those will be given priority. There are handicrafts and agri and allied activity related off-farm producer organizations, and OFPOs engaged in food processing and rural SMEs. Now, finally, I will talk about marketing strategy, and we will stop in just 2 minutes. And who is my customer? First of all, if I want to succeed, I should know, I should have the awareness of who is my customer, who is going to consume my product which I am producing. This is the most first important question. If any FPO or OFPO answers this question, then he has succeeded one level. First level, 10 mark mil gaya unko. Then next level, discovery. What? I know who is the customer for me, who is consuming my product. Then what he or she or it needs. वो संस्था हो या आदमी हो, औरत हो, जो भी हो, हमारा जो प्रोड्यूस को इस्तेमाल कर रहा है, खरीद रहा है, वो क्या चाहते हैं. Okay, so that we should know. Then if we know that, another 10% marks we will get, 20% mark हमको मिलेगा. Then third thing is how to meet the need. For example, जो कस्टमर चाहते हैं उसी तरह हम कैसे उनको प्रोडक्ट बना के दे, एंड वो आइडिया हमारे पास आ गया तो वी विल गेट अनदर 10% मार्क्स, 30% मिल जाएगा हमको. देन प्रोड्यूस व्हाट इज नीडेड. प्रोड्यूस व्हाट इज नीडेड. फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली जो कस्टमर चाहते हैं उसी तरह प्रोड्यूस करें, ये करेगा तो देन आई विल गेट अनदर 30 मार्क्स. सो हमारा 60% मार्क्स आ जाएगा, फर्स्ट क्लास में पास हो जाएंगे. If I am producing what the customer needs exactly.
and thereafter inform your solution. Now the next job is you have to tell the person, Bhaiya, you want this, you are having this kind of requirement. I am having the product to satisfy your need. I have to send this message to him convincingly, and that is what you call advertisement or whatever it is you call it. That is, you have to inform the customer about your solution. Then that is, you are getting another 20%. So 80% marks मिल गया, distinction में आ गए आप. Still you are not full. For example, then finally when you sell and satisfy the customer, then he becomes a loyal customer to you and forever he is with you. Then you will get 100% marks. So this is the marketing strategy. If anybody is following this marketing strategy, they will definitely succeed. That is why every government is saying sell, produce what can be sold. That is the mantra of the day. So with this, thank you very much for patiently listening to me, and I am available for your questions. नागेश्वरा साहब, थैंक यू वेरी मच. आपने काफी अच्छा सेशन लिया आज का यहाँ पे. सो जितने भी ऑडियंस है, मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि नागेश्वरा साहब ने जो सेशन लिया है उसके बारे में आपका फीडबैक तो बनता है. सो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज आपका जो फीडबैक है वो फीडबैक यहाँ पे देना जरूरी है. आपके पास कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो क्वेश्चंस का भी वेलकम है. आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आपके समझ में क्या क्या आया हुआ है, आपने क्या क्या समझा है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं. यस विजय जी, आज का जो सेशन हुआ उस सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यस सर, गुड आफ्टरनून. यस, गुड इवनिंग सर. या गुड इवनिंग सर जी, बहुत बढ़िया लिया. वी एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड very tough because you are very very expert, because but I simple understand marketing strategy I really need, because what happen ना, हम लोग जो बना रहे, तो मैं जो बना रहा हूँ लोगों को नीड ही नहीं है. लोग we need to understand customer need first. तो हमारा भी एपीसी है, अराउंड 300 प्लस लोग है, उनको कैसा काम करना या ग्रुप में कैसे काम करना है, देन वी नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. वो उस पर थोड़ा काम करना है उसके ऊपर. लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला है कि अवेयरनेस होना चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कि उसे वो हिसाब से फार्मर्स को बोलना है कि ऐसा लगाओ, एंड देन वी नीड टू वर्क विद द पीपल. ये बहुत अच्छा लगा सर कि हमें बहुत काम करना है. डेफिनेटली वी विल कॉल यू एंड देन वी नीड डेफिनेटली हेल्प. नाबार्ड. यस सर. विजय जी, आपका खुद का एपीसी है, तो आपके पास ऐसे क्या 4 चैलेंजेस है जो आप नागेश्वरा साहब के साथ शेयर करना चाहेंगे सॉल्यूशन के लिए? यस सर, अभी रिसेंटली सर हमने जैन 21 में किया है. कंपनी का नाम है नाइस्टी एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड. ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट से है. हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनाना बहुत है, अराउंड 1000+ टन बनाना है. देन अगेन मेजर क्रॉप इन अवर एरिया स्वीट कॉर्न भी है. देन माय चैलेंज जस्ट अभी मैं ट्राई किया था मैग्नेट प्रोजेक्ट के लिए. ओके, देन गवर्नमेंट आस्किंग द कंपनी के पास लैंड है क्या, आपके पास 2 करोड़ रुपए बैलेंस है क्या. आई नो राइट, वी आर द वेरी न्यू. मेरे पास 5 लाख बैलेंस है अभी, राइट. ओनली 5 लाख रुपीज है, लेकिन 2 करोड़ दे आर आस्किंग कि मुझे प्रूफ चाहिए, अदरवाइज मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया. yes, मेरा क्वेश्चन अभी ऐसा है कि हाँ 2 करोड़ भी कैसा लेके आया नया बंदा, राइट. यस, आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है. नागेश्वरा साहब, विजय सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारे पास टीम है, लोग है, लेकिन ऑन पेपर मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे करने का मुझे बहुत अच्छा है, कर सकते हैं. पीपल आर आस्किंग यस वी कैन डू इट, बट मेरे पास पैसा नहीं है, राइट. तो ऐसे पोजीशन के ऊपर नाबार्ड कैसे सपोर्ट करेगा सर? सर, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी that I was involved in setting up a credit guarantee company. Yes. And NAP Samrakshan Trustee Private Limited. I was solely put all my efforts in putting up that company in NABARD as the sole subsidiary of NABARD, wholly owned subsidiary of NABARD. Okay. In that, we are having a program for guaranteeing FPO loans.
Okay. So FPOs can take up to 2 crores of loan, Yeah. and that loan will be guaranteed by the fund by taking some small premium from them, maybe 1% or 2%. Yes, sir. Okay. Yes, And sir. then if FPO that based on the guarantee without any collateral, the banks will give loan to the FPO. By Yes. chance the FPO is unable to repay the loan on time, this guarantee fund will make good the loss to the banker. Yes, sir. So this is the thing which I have done already. नागेश्वर साहब, आपने जो बात की ना, बिल्कुल सही बात की. ऐसा ही पेपर पे है, ऐसा ही गवर्नमेंट का स्कीम है. लेकिन विजय सर का क्वेश्चन ये है कि ये सारे स्कीम्स है, लेकिन जब मैं पैसा मांगने के लिए जाता हूँ ना, यार बैंक वाले बोलते तेरे पास क्या है क्या 2 करोड़ वापस करने के लिए, एसेट है क्या, प्रॉपर्टी है क्या, क्या क्या दिखाए सर उसको हम लोग. इसके लिए सोल्यूशन क्या है? I would like to tell you, I am hand-holding Surya Producer company in Wasmat Taluk. I am also involved with them, and they have got there is actually, what you say is absolutely to some extent right. I agree with that. Many banks are asking these kind of questions, which is not correct. But NABARD to guide all the banks, saying that भैया ऐसे retail loan देना है बोल के, NAB किसान बोल के एक 100% ओन सब्सिडरी को हमने सेटअप किया है. NAB किसान is there in NABARD. Okay. And that I think that is subsidiary of NABARD. Major stake is with the NABARD. And that NAB kisan has financed majority of the FPOs when compared to all other banks. Okay, now NABARD is leading that way also. Actually, NABARD is not for direct financing. Even then, NABARD has set up a NAB Kisan company to finance the FPOs. And then this company, Surya Producer company, I'm telling I'm hand-holding them. And for them also, this NAB Kisan has given 1 crore loan, and they are going to increase the loan to 2 crores. Great, sir. Great. Thank you very much, sir. Great. विजय सर, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया? हाँ, मिल गया. लेकिन मैं I want to share one minute only, right? I prepare a project report for 10 CR. I submit my document to Panan department. They are giving 60% subsidy, but they are asking 2 crore rupees certificate by bank balance, and that is the reason they reject my file, and that is my pain area, sir. You see, now the thing is, these are the things actually we have been putting CBBOs, cluster-based business organizations, and their professionals are there. They will be guiding you. They know the banking laws, they know the government laws, they know the NABARD laws. All these things आपको जानना मुश्किल है. Professionals are required in that. Yes, and when you approach them, they handhold and they help you. And of course, if you see recently, the Prime Minister himself is coming forward and listening to the farmers directly. मन की बात में सुन रहे हैं आपका बात. So if you people are bringing any of your problems, now we have got the best platform available where the biggest people in the country are willing to listen to you, and there is a beautiful platform of FPO you have created. Your voice will be heard. Yes. And if any real problem is there, you reach them and your problem will be solved. No problem. Yes, and sir. Definitely, we will just definitely touch you. Navnath sir, आपने बहुत अच्छा ये organize किया. I am a very lucky person, and my dream is I want to help the 1,000 farmers, right? And I am telling anytime, always telling, I want to help the 1,000 farmers, my area. Yeah. I am the IT professional, right, sir? I am sitting in Pune, but I created this company for only farmers. Definitely will call you, sir. Thank you very much. You are welcome, sir. Yes, thank you, Vijay sir. आपने आपका contribution दिया. Anyone कोई किसी के पास और कोई questions है जो नागेश्वरा साहब को कोई question पूछे? Yes, आनंदा जी, आनंदाबाद, आप unmute कीजिए और बोलिए please. अपने हाथ ऊपर किए. आनंदवाग जी बोलिए. आप अनम्यूट कीजिए सर. आपका नीचे वो म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट कीजिए आपको खुद को. आनंद जी, हाँ राइट. यस यस. हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी आपको? यस आवाज आ रही है आपका. हाँ जी. सर, आप
अभी आपने बात करी वो नैप किसान के बारे में। हेलो। यस यस यस, बोलिए। हाँ, तो सर उनका कुछ एड्रेस, मोबाइल नंबर आप कुछ दे सकते हैं? आप ऐसा कीजिए, आपका जिले में देर विल बी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर होगा, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर से कांटेक्ट कर दीजिए, आपका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर? Yes, district development manager of NABARD is there in each and every district. If you don't know the where is the district development manager, you know there will be a lead bank in your district. You go to lead bank manager, he will guide you, or you go to PDDRDA, he will guide you. So district में every departmental head knows about the district development manager. किसी भी डिपार्टमेंट में जाके पूछिए, दे विल नागेश्वर साहब, मुझे और एक क्वेश्चन बताना है कि बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि नाबार्ड के ऑफिस में जाते हैं तो उसके गेट पे ही बोलते हैं ये साहब इधर नहीं है, वो साहब उधर नहीं है, आपको एक्चुअली किससे साथ मिलना है? अगर बोलते हैं ना मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप बोलो किसके साथ बात करना है। Okay, here ये एक्सपीरियंस आता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? Okay, actually here I would like to tell the thing how the NABARD works. आप सब लोगों को जानना जरूरी है। The district development manager at present is one man office in the district. एक ही आदमी होता है, he doesn't have a peon, he doesn't have a clerk, he doesn't have anybody other than his family. For example, उनका cell number ही उनका address है, and this man will be moving around in the district and he will be meeting all the people throughout the day and he will attend all the meetings in the district. I also worked for 6 years as DDM. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी एक जनरल पीपल को ये नंबर कैसे मिले, उसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा? So now the thing is, आपको नंबर, I have told you, you go to DIC office आपको मिलेगा, you go to LDM office आपको मिलेगा, you go to your agriculture office, you will get the number, you got the BDO office or revenue divisional office, RDO office, और कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके सर नाबार्ड DDM का नंबर दीजिए, they will give you. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अतुल जी बोराडे सर, आपका कोई क्वेश्चन है? अतुल जी बोराडे सर। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अशोक जी बुटे सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए सर प्लीज, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। इंफॉर्मेशन शेयर किया, बहुत सारे लोगों को ये जो प्रोसेस है ये मालूम ही नहीं है। नाबार्ड इतना सारा कुछ कर रहा है या गवर्नमेंट ने इतनी सारी चीजें लाई है फार्मर्स के लिए, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर अनअवेयर ऑफ इट। तो यस सर, बिल्कुल सही बात करें सर। इसके लिए हम लोग हमारे लेवल पे कुछ कर सकते हैं सर? एज अ फीप सर, आप हमको क्या सजेशन देंगे कि हम लोग ने क्या करना चाहिए? एज हम लोग मतलब आप कौन लोग हैं? हम लोग मतलब क्या करते हैं आप? वी एज अ सर, अशोक सर का कहना यह है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग फार्मर्स के लिए क्या सपोर्ट कर सकते हैं? अगर लोगों को कुछ चीजें नहीं मिल रही है, लोगों को कोई सही कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा है, फार्मर्स को बहुत सारी चीजें पता नहीं है, अगर हम लोग ये फेडरेशन के ऊपर कुछ ऐसा एक्टिविटी करें कि जो एक्टिविटी से फार्मर्स को हेल्प बने, तो ऐसा क्या एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एंड प्रोफेशनल्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा, पहले नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू टेक सम 10 years back and today, great facility is there in information technology. For example, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का वेबसाइट में द गाइडलाइंस आर देयर। आप वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का वेबसाइट को लिंक दे दीजिए फार्मर्स को, एंड अदरवाइज वो गाइडलाइंस को डाउनलोड करके आप लोग अपना वेबसाइट में रख दीजिए, लेट द पीपल सी इट। एंड नाबार्ड के वेबसाइट का लिंक दे दीजिए, नाबार्ड के वेबसाइट में बहुत सारे इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। और ऐसे ही SFSC का वेबसाइट का लिंक दे दीजिए, उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल। NCDC का एंड वेरियस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का आपका वेबसाइट में लिंक्स दे दीजिएगा। एंड व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट इन एनी ऑफ योर प्रोग्राम्स, यू जस्ट गिव ए रेफरेंस, हमारा इस सेक्शन में जाइएगा, रिसोर्सेज सेक्शन या कोई भी सेक्शन, देन उसमें फार्मर्स के लिए जो भी रिलेटेड लिंक्स है
all those links are available, or click on them and you will get the information. And Great, CBBOs sir. का लिस्ट दे दीजिए, नाबार्ड DDMs का फोन नंबर्स का लिस्ट दे दीजिए, FPOs जितने FPOs है डिस्ट्रिक्ट में उसका लिस्ट दे दीजिए. So the people will be able to connect with each other and talk to them. I tell you one more thing. You will give the list of most successful FPOs, 5-10 FPOs list there, and then you have a discussion with them and ask them to guide the other FPOs. For example, एक FPO दूसरा FPO को फोन करके, सर आपने बैंक से 5 करोड़ का लोन ले लिया, कैसे ले लिया, tell me. So when he tells him, he will understand better than Nageshwar Rao telling him, because I am not having a FPO, I have never took a loan. ये पेन क्या होता है लोन लेने का मुझे मालूम नहीं है. Okay. सारी चीजें सर पैसे के यहाँ पे आके रुक जाती है सर. हाँ वो तो है. Yes. But in that case, you will definitely guide us. Definitely, sir. Surely. Into the NABARD's whatever these laws and consent about these things which is coming up to at the finance end. Yes, What are yes. the rules and what are the regulations and how we can find out the way. Yes, as I can organization. guide, no problem. I am always there to guide you, sir. I will love to guide. Thank you very much, sir. Thank Coming you. to सुमन जी वाबड़े सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड Hello. यस सर. हेलो यस हनुमान जी सर. हेलो हनुमान वाबड़े सर, आपका आवाज आ रहा है. जो भी आप पूछना चाहते हो पूछिए प्लीज. हेलो आपकी आवाज आ रही है सर. हनुमान सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए. ये मैं चाहता कि एक्चुअली नागेश्वर राव ने जो इन्फॉर्मेशन दिया बहुत अच्छा दिया. एक कोई ना है कि मेरे फ्रेंड एक कंपनी स्वीट का कंपनी कर रहे. क्या कर रही है? स्वीटकॉर्न प्रोजेक्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट होता है ना, स्वीटकॉर्न. स्वीटकॉर्न, हाँ स्वीटकॉर्न के बारे में क्या बात करना चाहते हैं आप? सर मैं जानना चाहता हूँ उसका मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी अगर मैं मालूम होता है तो हम लिंक कर सकते. इसका मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी में कुछ मालूम नहीं पाए. आपका आवाज सर समझ में नहीं आ रहा है. प्लीज थोड़ा सा माइक थोड़ा सा लंबाई पे पकड़ के बात करेंगे प्लीज, या कोई रेंज में आएंगे आप थोड़ा? वीडियो बंद कीजिए सर, वीडियो बंद कीजिए. हमें अभी नाबार्ड की से रनते हैं तो इस मार्केट का स्ट्रेटजी होता है. सुना है सर? बोलिए, आपका आवाज नहीं है. हाँ अभी आ रहा है, बोलिए सर. हाँ, ये नाबार्ड की तरफ से जो भी एफपीओएस के जो प्रोजेक्ट रन किए हैं तो उसमें से एक स्वीटकॉर्न का प्रोजेक्ट बोले. हेलो. हाँ सर बोलिए. स्वीटकॉर्न के प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे मार्केटिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा था कि मार्केट का कुछ नॉलेज या गवर्नमेंट के ऑफिस से मिलता है क्या? Sir, one more thing I would like to tell you, Hanumanji, there is one CBPO, I have told you already, cluster-based business organization. There they will be helping you in marketing also. They will be providing you information about marketing, and they will be doing the survey, and also they will be connecting to the other stakeholders where they can help you in marketing. Okay. And then you contact your your district का relevant CBBO, आपको वो जानकारी मिल जाएगा. And if you do not know the CBBO, you can ask the DDM NABARD, he can guide you to the CBBO. यस आनंदा जी, आपने कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? आनंदा वाग प्लीज unmute yourself. सर अगला क्वेश्चन लीजिए, कोई बोलता है तो. सर आपका म्यूट है.
नवनाथ सर आप म्यूट है, म्यूट. माझा आवाज येतो तुम्हाला? यस आनंद जी बोलिए. हाँ सर, मला काय म्हणते, ये सेशन ना एक तर हिंदी आनंद जी आपका आवाज नहीं आ रहा है. हेलो, थोड़ा लाउडली बोलिए, नहीं तो स्पीकर को तो माइक को नजदीक रख के बोलिएगा. हाँ सर, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सेशन हिंदी या मराठी में होना चाहिए था. हम लोग महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं सर आपसे. अभी आपका सेशन मैंने पूरा सुना, लेकिन ओनली 20% मेरे माइंड में आया. ऐसा सेम प्रॉब्लम और लोगों के साथ हो सकता है. अगर आप फीडबैक लेंगे तो अच्छा रहेगा. शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है. मेरे को ज्यादा इंग्लिश आती नहीं. आनंदा जी, मैं मराठी में बोलूंगा तो आपको 20% भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे मराठी इतना अच्छा नहीं आता है. मराठी की बात नहीं सर, हिंदी में बात करते हैं ना तो कोई बात नहीं. महाराष्ट्र में हिंदी. आनंदा जी आपका नंबर शेअर कर दीजिए, मैं मराठी में आपको समजा दूंगा. मला मराठी येतं चांगलं. मला जेवढं समजलं तेवढं सांगेल मी. हॅलो हॅलो, बोलिए सर. हा सर, माझं काय म्हणणं आहे का हा प्रॉब्लेम फक्त माझा एकट्याचाच आहे का ह्या टीम मध्ये आता? बाकी कोणाचा प्रॉब्लेम झालाय का? भाषेचा प्रॉब्लेम जो मी म्हणतोय तो फक्त माझा एकट्याचाच झालाय का बाकी कुणी पण आहे अजून? हो हो आनंदाजी, मला पण समजत नाही एवढं, पण मला थोडं थोडं समजलं आहे 50%. तर तुमचा नंबर मला द्या, मी तुम्हाला फोन करून सांगेल जे जे मला समजलं ते. मग मी सरांना फोन करून विचारून आपण दोघं डिस्कस करू. दोघं आपण आपण भेटूया, मीटिंग करूया. चालेल? यस, थैंक यू आनंद जी, आपने आपका फीडबैक दिया. आपने आपका फीडबैक यहाँ पे दिया. जो भी शेयरिंग है, आपके पास कोई समझ में आया नहीं आया, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम लोग ये कोशिश करेंगे कि मराठी पीपल्स के लिए मराठी में सेशन रखना जरूरी है. तो इसका हम लोग टेक केयर नेक्स्ट टाइम जरूर लेंगे. और आपका फीडबैक के लिए हम लोग काफी धन्यवाद आपको देना चाहेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. विजय जी, आपको शेयर करना चाहेंगे? नहीं सर, अभी एक सेकंड क्वेश्चन सर को पूछना चाहता हूं मैं. यस सर. तो अभी हमारे टीम में सर अशोक जी है, वो मेडिकल इंश्योरेंस में काम करते हैं. मेरा ड्रीम था कि मेरे फार्मर्स को मुझे मेडिक्लेम देना है ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन. तो मेडिक्लेम कंपनी ना बोलती है कि नहीं हम दे नहीं सकते. और अपना कंपनी लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर है, और कंपनी डिनाइंग कि हम मेडिक्लेम नहीं देते फार्मर्स को. इंडिविजुअल दे सकते, कंपनी को नहीं दे सकते. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर आपको एक मैंने पूरा इंडिया को घूमा है. हाँ. as working in NABARD, there is various organizations are there in India. For example, एक organization का मैं I will give a small example. That is the Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Trust. Okay, SKDRDP बोलते हैं उसको. That is an NGO. They will be creating SHGs and supporting the SHGs. Okay. They help the SHGs and credit linkage with the banks, etc. help करते हैं वो. So those people, what they have done is they have taken a group health insurance. So they collect premium from all the people whom they are dealing with, and they had a deal with the one of the insurance company for health insurance, and they are providing at a cheaper cost because large number of people are available with them. Okay. So you can do that kind of a thing. If the large number of policy holders are there, if you can collect the premium, the premiums will come down, and then you will become a intermediary agency to help
enrolling the people and getting the claims settled for them, and insurance company also will be happy to deal with you, because in one go they will get maybe 300 500 people or 1000 people or 2000 people, whatever may be. Yes sir. Yeah, Thank you sir, thank you very much. Yeah. यस, थैंक यू विजय जी, आपने आपका कंट्रीब्यूशन दिया। यस, उर्मिला जी आप कुछ बात करना चाहती है? उर्मिला जी। हाँ सर, हेलो। यस मैडम, आवाज आ रही मेरी सर? यस मैडम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि फीमेल फार्मर्स के लिए कुछ नाबार्ड की स्कीम्स है क्या सर? Madam, you have asked a wonderful question. Female farmer is equivalent to male farmer, but one thing we have put a condition that female farmers should be there in the group. Then only NABARD will be giving assistance. Small farmers, marginal farmers, and women farmers, ये सब मिला के at least 33 to 50% लोग होना है. जितने ज्यादा लोग होंगे उसको उतना प्रेफरेंस दिया जाएगा by the NABARD. नागेश्वर साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या बेनिफिट्स है? अगर वो 33% प्लस अगर उनका स्टेक होगा तो क्या एक्चुअली व्हाट अ बेनिफिट? You see, actually, when we are doing production or etc., women farmers के लिए there are godowns में there is more subsidies available. Central sector schemes में, state sector schemes में, for infrastructure and for various other facilities when they are putting, women farmers are having a little bit higher subsidies available to them. Okay. And then wherever there are women farmers, there is preference is given to them and first priority is given to them, so that first उनका sanction हो जाएगा, बाकी लोगों का next हो जाएगा. It doesn't mean that others को नहीं मिलेगा, others को भी मिलेगा, पहले women को मिलेगा. Okay, this is the second thing. And then what I feel is actually these two things which I am indicating to you, they are a great support to women to encourage them to come forward. I think women should come in large numbers and they should also equally share the burden of the development. Okay, great, great. Thank you, sir. Great. Yes, anyone have a question? Sir, one last question. Yes, please. सर, कैन वी मर्ज टू एफपीसी? जैसा उर्मिला जी मैडम ने जो बोला, उनके पास 150 फार्मर्स है, वुमेन्स है एग्जांपल, अरे मेरे पास 300 फार्मर्स है. कैन वी मर्ज टुगेदर एंड टेक द बेनिफिट? There is a need to merge. You can do one thing. But one FPO can become a member of another FPO. वो rule है, available है already. Whether it is yours is a company or it is a registered under Cooperative Societies Act. Company, registered regular company. Regular company. You see you read your bylaws. In the bylaws, the members can be primary producers or FPOs. So that the FPO can become your member, then it will become. And then they count as a member then. And then I need to take the benefit from NABARD. I have 300, madam having 200. We can take the 500 farmers benefit. Definitely, why not? And then great, sir. Thank you very much. And then, madam, we can do. Okay, thank you very much. Yes, sir. Definitely, sir. Thank you. No, because instead of merging, it is the easiest method. No, this FPO will purchase share from you. Yeah. To become a member. Thank you very much, sir. This is a good idea, actually. Yeah. Great, sir. Great. Yes. Anyone have a question? ग्रेट. आज का सेशन नागेश्वरा साहब काफी अच्छा रहा, इंटरेक्टिव रहा. सबसे बात जो क्वेश्चन आंसर्स हुआ काफी इंटरेक्टिव हुआ. लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, आपने भी उसको सही तरह से जवाब दिया. और ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, तो वो बहुत सारा सपोर्ट करते हैं सर. इंडिया में सपोर्टिंग सिस्टम काफी अच्छा है, लेकिन ये सपोर्टिंग सिस्टम का यूटिलाइजेशन कैसे करें ना, यहाँ पे ज्यादातर चैलेंज आते हैं. जब इम्प्लीमेंटेशन फेज पे जाते हैं ना, लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है. तो सिस्टम्स तो है, सपोर्ट तो है, लेकिन उसका अवेयरनेस में हम लोग कहीं पे तो कम पड़ रहे हैं सर. मेरा मानना यह है, अगर ये अवेयरनेस अच्छी तरह से लोगों तक अगर पहुंच जाए ना, तो लोग इसका अच्छी तरह से बेनिफिट ले सकते हैं. और इसके लिए अगर आप कुछ गाइडलाइन देते हैं
तो डेफिनेटली उस गाइडलाइन के ऊपर हम लोग काम करना चाहेंगे सर। What you say is absolutely right, sir. Actually, this various organizations awareness programs conduct करते हैं, like NABARD is conducting so many awareness programs, and then training देते हैं FPOs को, and then hand holding organizations create कर रहे हैं like CBBO and FPOPI, like that. So all these organizations are basically helping these people. Even our DDM is there, or you go to agriculture department, or you go to KVK, or you go to DAT center, or you go to horticulture department. कहीं भी जाके पूछिए, lot of information is available and they will give you. If they are not giving information, कम से कम ये website का नाम तो बता देंगे, and then from that website you can download the information easily. And nowadays RTI Act has come, and also transparency officers have been set up in the various organizations. Every organization, all the public circulars are to be published on the website. So NABARD का जितने circulars है, सारा circulars आप nabard.org में जाके डाउनलोड कर सकते हैं सीधा, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा. Same is the case with Government of India. Same is the case with central government, state governments, and SFPSC, various organizations. So, and if you do not know anything, Google में जाके कम से कम वो सर्कुलर को, फॉर एग्जाम्पल FPO सर्कुलर ऑफ नाबार्ड बोल के टाइप करके क्लिक कीजिए, वो सर्कुलर सीधा निकाल के दिखा देगा आपको. Google, कितना आसान हो गया है काम. And thanks to this revolution in the telecom, and the data charges are the cheapest in India. And people are having, even in rural areas, 39% people are having smartphones. So in the smartphone, let them type that, वो मिल जाएगा उनको. बराबर है. तो इतना तो, for example, what I feel is FIIP or our CBBO or DDM or the FPOs or the various organizations who are there, you give them guidance to them. कम से कम Google कैसे करे. And even we are conducting, NABARD is conducting financial literacy awareness programs, large number of programs every year. So there all these things are taught. But still the problem is people do not attend these programs. That is the problem from the institution side. Yes sir. बिल्कुल बात सही किया. चलिए सर, आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, फिप के प्रोग्राम में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस किया, और आप यहाँ से आगे भी आपका कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे. इसकी मुझे पूरी उम्मीद है सर. और हम लोग फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे ही अलग अलग प्रोग्राम्स लेते आते रहेंगे, लोगों को हेल्प करने के लिए. हेल्प्स टू द पीपल्स, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को हेल्प करना है, इंडस्ट्रियल पीपल्स को डेवलप करना है. और इंडस्ट्री अगर डेवलप होती है तो भारतीय इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी और नेशन में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाएगा सर. छोटी छोटी चीजें भी अगर हम लोगों ने हमारे बिजनेस में डेवलप की, खुद के बिजनेस में डेवलप की, तो भी हम हमारे नेशन को डेवलप कर सकते हैं. क्योंकि आपके बिजनेस से ही, आपके खुद से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पूरा देश बदल जाएगा. एक के साथ एक ऐसे लोग अगर बढ़ते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, सक्सेसफुल होते रहेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन हम लोग ऐसे ऊंचाई पे रहेंगे कि पूरे दुनिया में भारत का नाम टॉप के ऊपर होगा. सो डेफिनेटली यही चलो हम लोगों को आगे लेके जाना है, यही क्रांति बनाना है कि लोग आगे बढ़े, एक ऊंचाई पे पहुंचे, और उसके लिए जो भी जरूरत पड़े ना, वो जरूरत के लिए हम लोग है ना. तो हमारे साथ जुटे रहिए. जितने भी उद्यमी आज ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हुए हैं, सब लोगों को मैं बोलूंगा कि फिप के अलग अलग बिजनेस मीटिंग्स होते हैं, अलग अलग बिजनेस वर्कशॉप्स होते हैं, यहाँ पे बिजनेस कॉन्क्लेव्स होते हैं कि बिजनेस करने वाले लोगों को हेल्प करने के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने दिया है, जो दुनिया में कहीं पे भी जाके आपको डेफिनेटली जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है. डेफिनेटली इसके लिए स्टार्ट आपको खुद से करना पड़ेगा. इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, हम है ना, आप आगे बढ़ो. इसी कोट के साथ मैं यहाँ पे विदा लेना चाहूंगा. मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे इसी टाइम पे, इवनिंग 5 बजे. लेकिन उससे पहले मत भूलिए, बुधवार सुबह 7 बजे बिजनेस मीटिंग के लिए आप ज्वाइन कीजिए हमें.
थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरी उद्यमी जिन्होंने आज यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है। और मैं वापस से नागेश्वरा साहब आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे आपका आज का कंट्रीब्यूशन दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। एंड मेरा लास्ट वर्ड ये है कि ऑल एग्रीकल्चरिस्ट को एग्री एंटरप्रेन्योर्स बना दीजिए, FIIP में मिला लीजिए उनको भी। यस श्योर सर डेफिनेटली हम लोग इसी के ऊपर है, हमारा यही मूवमेंट है, हम लोग यही सपना देख रहे हैं कि ये भारत का जो फार्मर्स है ना, वो फार्मर जब सुखी होगा ना तब हम लोग सुखी होंगे। उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ावा देना है, उसको डेवलप करना है, यही हमारा एम है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।